हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास नाव दुर्घटना का 7वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। स्टीमर खुल गया। रमेश ने एक कमरा पसंद कर अपना बिस्तर लगा दिया। कमरे की खिड़की खोलकर कमला नदी किनारे का दृश्य देखने लगी। रमेश ने कहा, जानती हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? कमला बोली, देश जा रहे हैं। रमेश ने कहा, देश तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, वहां ना जाएंगे। कमला बोली, मेरे लिए तुम देश जाना छोड़ दोगे? रमेश ने कहा, हाँ। कमला ने मुंह बनाकर कहा, ऐसा क्यों करते हो? मैंने जो कह दिया तुमने वही मान लिया। तुम जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हो, मुझे सताते हो। रमेश बोला, मैं नाराज नहीं हूँ, देश जाने को मेरा भी मन नहीं है। कमला ने उत्सुकता से पूछा, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? रमेश बोला, पश्चिम की ओर सैर करने। पश्चिम का नाम सुन कमला की आंखें चमक उठी। कमला ने कहा, पश्चिम में हम कहाँ रुकेंगे? रमेश बोला, कुछ ठीक नहीं, मुंगेर, पटना, दानापुर, बक्सर, गाजीपुर, काशी कहीं ठहर जाएंगे। इन शहरों का नाम सुनकर कमला भी उत्तेजित हो उठी। उसने हाथ नचाकर कहा, तब तो बड़ा मजा रहेगा। रमेश बोला, मजा तो पीछे आएगा, खाना पीना कैसे चलेगा? तुम खलासियों के हाथ की रसोई खा सकोगी? कमला बोली, मुझसे ना होगा। रमेश ने कहा, तब क्या उपाय करना चाहिए? कमला ने कहा, मैं स्वयं बना लूंगी। रमेश ने पूछा, तुम बना सकती हो? कमला हंसकर बोली, तुम समझते हो कि मैं नन्ही बच्ची हूँ कि खाना बनाना भी नहीं जानती? मामा के घर मैं ही रसोई बनाती थी। रमेश बोला, ठीक है, अब रसोई की तैयारी की जाए। इतना कह रमेश चला गया और लोहे का एक चूल्हा उठा लाया। इतना ही नहीं, काशी पहुंचा देने का खर्च और खाने का लोभ दे उमेश नामक एक कायस्थ लड़के को पानी भरने, बर्तन मलने के लिए भी ठीक कर लाया। कमला ने रसोई चढ़ा दी। रसोई चढ़ाकर कमला ने कहा, तुम जल्दी स्नान कर आओ, रसोई में अधिक देर नहीं है। रमेश स्नान कर भोजन करने लगा। ग्रास खाते ही उसने कहा, खिचड़ी तो बढ़िया बनी है। कमला ने शर्मा कर कहा, तुम हंसी करते हो। रमेश ने कहा, हंसी नहीं, तुम स्वयं देखना। यह कह उसने पहले परोसा भोजन समाप्त कर फिर मांगा। कमला ने बहुत सा दे दिया। रमेश ने घबरा कर कहा, क्या करती हो? तुम्हारे लिए कुछ बचा है? क्या यह सब मुझे ही खिला दोगी? कमला ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे लिए बहुत है। रमेश के तृप्ति से भोजन करने पर कमला बहुत प्रसन्न हुई। रमेश ने पूछा, तुम कैसे खाओगी? कमला ने कहा, क्यों, यह पत्तल है तो सही। रमेश ने घबरा कर कहा, नहीं, ऐसा ठीक नहीं। कमला ने आश्चर्य से कहा, क्यों, इसमें क्या हर्ज है? यह कह उसने उसी पत्तल में भोजन कर दिया। इसी तरह सहज में गृहस्थी जम गई। रमेश सोचने लगा कि दाम्पत्य भाव को कैसे बचाया जाए। गृहिणी पद पर अधिकार जमा लेने में कमला को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने अपने मामा के घर रसोई बनाई है, घर का सब काम चलाया है। उसकी निपुणता, तत्परता और उत्साह देख रमेश बहुत खुश हुआ। साथ ही वह सोचने लगा कि भविष्य में उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, दोनों के बीच रेखा कैसे खींची जाए। हेम की यदि आशा छोड़नी ही पड़े तो कमला को लेकर समस्याओं की मीमांसा कैसे होगी, यह सोचना भी कठिन है। रमेश ने सोचा कि सच बात कमला से कह देना उचित है, अब वह छिपाए नहीं छिपती। दिन डूबने में काफी देर है। उसी समय स्टीमर बालू में फंस गया। बहुत खींचातानी करने पर भी स्टीमर न तैरा। किनारे के गांव की स्त्रियां पानी ले जाने को घड़े लेकर आ रही थी। कोई कोई चंचला घूंघट की ओट से स्टीमर को देख अपना कौतूहल मिटा रही थी। स्टीमर को विपद में पड़ा देख गांव के लड़के
किनारे पर खड़े चिल्ला चिल्ला कर स्टीमर को चिढ़ाने और नाचने में लगे थे। रमेश रेलिंग पकड़े संध्या की आभा देख रहा था। कमला रसोई से निकल कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। रमेश को पीछे मुंह फेरते न देख मीठे स्वर में खांसी। जब इसका भी कोई नतीजा ना निकला तो वह चाबियों से ठक ठक करने लगी। आवाज सुनकर रमेश ने पीछे देखा। कमला के पास आकर बोला, बुलाने का कैसा तरीका है? कमला बोली, तब कैसे बुलाऊं, तुम सुनते ही नहीं। रमेश ने कहा, माँ बाप ने मेरा नाम किस लिए रखा है? आवश्यकता पड़ने पर मुझे रमेश बाबू कहकर बुला सकती हो। कमला के कपोलों और गालों पर लाली छा गई। उसने तुनक कर कहा, तुम न जाने क्या कहते हो। भोजन तैयार है, जल्दी ही खा लो। सुबह तुम अच्छी तरह नहीं खा सके। रमेश वास्तव में भूखा था। वह कमला के इन व्यवहारों के कारण धीरे धीरे उसकी ओर खिंचता जा रहा था। वह यह नहीं चाहता था कि कमला के साथ उसका संबंध अधिक बढ़े, अतः सोच में पड़ा चुपचाप रहा। कमला ने उसके मुख के भाव देखकर कहा, तुम्हें शायद खाने की इच्छा नहीं, भूख नहीं है। मैं तुम्हें जबरदस्ती खाने को कह रही हूँ, इस कारण ही चुप खड़े हो। रमेश ने प्रसन्नता का ढोंग करते हुए कहा, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मेरा पेट भूख से जल रहा है। इस समय चाबी खटखटाकर तुमने बुला लिया, नहीं तो अंत में मैं परोसने का मौका ही नहीं देता। रमेश ने इधर उधर निगाहें फेर कर कहा, खाने की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। कमला हंसी और बोली, मालूम होता है कि अब सब्र नहीं है। पहले शायद भूख नहीं थी, मैंने बुलाया तो जान पड़ा बड़ी भूख लगी है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। रमेश ने कहा, देर होने से मैं क्या कर बैठूं, तब मुझे दोष न देना। इस रसिकता से कमला बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे हंसी आ गई और वह तेजी से खाना लेने चली गई। रमेश की वह हंसी शीघ्र ही गायब हो गई। कमला के जाने के बाद वह पुनः विचार में पड़ गया। कमला शाल के पत्ते से ढकी हुई एक चंगेरी लेकर शीघ्र ही कमरे में आई। बिछौने के ऊपर चंगेरी रख अपने आंचल से जमीन को झाड़ा। रमेश ने कहा, यह क्या? कमला बोली, मैं अभी कपड़े बदलूंगी, कहकर उसने पत्तल पर पूरी परोस दी। रमेश ने कहा, आश्चर्य है, तुमने यहाँ पूरियों का प्रबंध कैसे कर लिया? कमला ने गंभीर होकर कहा, तुम ही बताओ। रमेश ने बहुत सोच समझकर कहा, जरूर तुमने खलासियों से हिस्सा लगाया है। कमला ने कहा, राम राम। रमेश ने खाते खाते पूरियों के संबंध में कितनी ही असंभव कल्पनाएं कर कमला को चिढ़ा दिया। जब वह धीरज ना रख सकी तो उसने कहा, तो जाओ, मैं नहीं बोलती। रमेश ने कहा, मैं हार गया। बीच नदी में पूरियां कैसे संभव हो सकती हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। स्टीमर में फंस जाने पर भंडार को भरने की इच्छा से कमला ने उमेश को गांव भेजा था। स्कूल में रहते रमेश ने कमला को जो रुपए दिए थे, उसमें जो कुछ बच रहे थे, उन्हीं से उसने घी मैदा मंगा लिया था। कमला ने उमेश से पूछा, तू क्या खाएगा? उमेश बोला, गांव में दही देख आया हूँ, केला तो घर में है ही, 2-1 पैसे का चबेना लेने से ही इस समय का फलाहार हो जाएगा। उसके फलाहार के उत्साह से कमला भी उत्साहित हो उठी। उसने कहा, कुछ पैसे बचे हैं? उमेश बोला, नहीं। कमला कठिनाई में पड़ गई। रमेश से कैसे रुपए मांगे? कुछ ठहर कर उसने कहा, रमेश बाबू जब खाने बैठे तब तू बाजार के लिए पैसा मांगना। रमेश जब भोजन समाप्त करके चलने लगा तो उमेश ने कमला के सामने ही संकोच से कहा, माँ, बाजार के लिए पैसे दोगी? रमेश को याद आई कि भोजन के लिए रुपयों की आवश्यकता है। उसने कहा, कमला, तुमने रुपयों की मुझे याद क्यों ना दिला दी? कमला चुपचाप रही। रमेश ने कमला को एक मनी बैग देकर कहा, खर्च के लिए इसमें रुपए हैं, जो चाहो मंगा लेना। इस तरह गृहस्थी का भार कमला के हाथों में आने लगा। रमेश फिर रेलिंग पकड़े
दूर दिशा में ताकता हुआ विचारों में खो गया। उमेश ने पेट भर चिवड़ा दही और केले का फलाहार किया। कमला ने उसके जीवन वृत्तांत को सुना। विमाता से उपेक्षित उमेश काशी अपनी नानी के यहाँ भागा जा रहा था। उसने कहा, माँ जी, अगर तुम अपने पास रखो तो मैं कहीं ना जाऊंगा। माता विहीन बालक के मुंह से माँ शब्द सुन कमला का कोमल हृदय पसीज उठा। कमला ने मीठे स्वर में कहा, उमेश, तू हमारे साथ ही रहे। खाना खा चुकने के बाद रमेश पुनः रेलिंग के पास जा पहुंचा। पास पड़ी हुई कुर्सी पर वह बैठ गया और दूर क्षितिज की ओर निहारने लगा। उस समय मौसम यद्यपि अच्छा था, परंतु रमेश का ध्यान उधर न था। वह मन ही मन उस गुत्थी को सुलझाने की चेष्टा कर रहा था जो उसके अंतर में पड़ी निरंतर जटिल होती जा रही थी। हेम को दिल से भुला देना संभव न था। हेम के साथ रमेश का आत्मिक संबंध था। इधर कमला के कारण वह ऐसी दुविधा में फंसा था कि कमला का बिना सही निपटारा किए वह हेम को सूरत तक दिखाने में डरता था। इस सुहावने मौसम को देखकर रमेश को हेम की याद बारंबार सताने लगी। वह अपने हृदय पटल पर अंकित हेम की पुरानी स्मृतियां दोहराने लगा। आनंद में भरकर उसने नेत्र बंद कर लिए थे, परंतु जब आंखें खोली तो उसने कमला को दूसरी कुर्सी के सहारे खड़े देखा। कमला ने जब रमेश को आंखें खोलते देखा तो वह सहम कर बोली, शायद तुम्हें नींद आ गई थी। मैंने व्यर्थ ही तुमको आकर जगा दिया। रमेश प्रसन्न मुद्रा में था। वह बोला, नहीं, मैं सो नहीं सका। बैठो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। कमला तन्मय हो सुनने लगी। रमेश बोला, मद्र देश में एक क्षत्रिय राजा था। उसका नाम महाराज रणजीत सिंह था। उसकी जाति में यह प्रथा थी कि वह विवाह के समय वधू से विवाह करने नहीं जाता था, वरन तलवार भेज देता था। उसी तलवार के साथ वधू का विवाह हो जाया करता था। महाराज रणजीत सिंह ने भाट के मुंह से यह सुना कि कांची के राजा अमर सिंह की कन्या राजकुमारी चंद्रा परम सुंदरी है। निदान रणजीत सिंह चंद्रा से विवाह करने को बहुत लालायित हुआ। उसने अपने एक दूत को राजा अमर सिंह के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। अमर सिंह मद्र राज का प्रस्ताव पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विवाह की स्वीकृति दे दी। तब रणजीत सिंह ने अपने छोटे भाई इंद्रजीत सिंह को सैन्य सामंतों के साथ वहां भेजा। उसने वहां जाकर राजा के बगीचे में तंबू लगा दिया। कांची में धूम मच गई। ज्योतिषियों ने विवाह शुभ दिन स्थिर कर दिया। नगर के घर घर में फूलों की मालाएं लटकाई गई और दीपक झगमगा उठे। लेकिन राजकुमारी चंद्रा को यह खबर नहीं कि उसका ही विवाह है। उसके जन्म के समय परमहंसों ने राजा से कहा था कि तुम्हारी कन्या पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। विवाह के समय कन्या अपने पति का नाम न जानने पाए, अतः उसे पति का नाम ज्ञात न हो सका। यथा समय तलवार के साथ राजकन्या का गठबंधन हो गया। इंद्रजीत ने भौजाई को प्रणाम किया। इंद्रजीत ने चंद्रा के लज्जारुण मुंह की ओर न देखा। उन्होंने केवल उसके सुकुमार चरणों की महावर देखी। पालकी पर बहू को ले इंद्रजीत अपने देश को चले। कांची से मद्र की 1 महीने की राह है। मार्ग में एक रात नदी के किनारे जब इंद्रजीत दल बल के साथ विश्राम की तैयारी कर रहे थे, उसी समय वन के भीतर मशालों की रोशनी दिखाई दी। समाचार जानने के लिए इंद्रजीत ने आदमियों को भेजा। सेवकों ने आकर बताया कि यह भी एक बारात है। वे हमारी ही जाति के क्षत्रिय हैं। अस्त्र विवाह की रस्म पूरी कर बहू को घर ले जा रहे हैं। राह के विघ्नों के भय से वे कुमार की शरण की प्रार्थना करते हैं। आज्ञा होगी तो वे कुछ दूर तक हमारे आश्रय में यात्रा करेंगे। इंद्रजीत ने उन्हें ठहरा लिया। इस तरह दोनों छावनी एक साथ पड़ गई। अगली रात अमावस्या थी। सामने
छोटे छोटे पहाड़ और पीछे जंगल था। थके हुए सिपाही गहरी नींद लेने लगे। इसी समय एकाएक कोलाहल सुन सब उठ बैठे। उन्होंने देखा कि घोड़े पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। किसी ने उनकी रस्सी काट बीच-बीच के तंबू में आग लगा दी है। उसकी रोशनी से अमावस की रात लाल हो उठी। समझ में आ गया कि डाकुओं ने आक्रमण किया है। मार-काट होने लगी। अंधकार में शत्रु को पहचानना कठिन हो गया। सब प्रबंध बिगड़ गया। डाकू लूट मार कर पहाड़ों में छिप गए। राजकुमारी मारे भय के अपनी छावनी से बाहर निकल गई थी और आदमियों को भागते देख उन्हें अपने दल का आदमी समझ उन्हीं के साथ मिल गई। वे दूसरी बारात के लोग थे। वे चंद्रा को अपनी ही बहू समझ साथ लेकर चले गए। वे दरिद्र क्षत्रिय थे। कलिंग में समुद्र के किनारे उन दोनों का निवास था। वहां राजकन्या के साथ दूसरी ओर के वर का मिलन हुआ। वर का नाम था चेत सिंह। चेत सिंह की मां ने आकर बहू को वरण किया। वह बहू को घर में ले गई। सभी ने कहा कि ऐसा रूप तो देखने में नहीं आता। चेत सिंह बहू को घर की लक्ष्मी समझ उसकी पूजा करने लगे। राजकन्या भी सती धर्म की मर्यादा जानती थी। उसने चेत सिंह को अपना पति समझ उसके लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। विवाह की लज्जा करते कुछ दिन लगे। जब लज्जा दूर हुई तब बातों ही बातों में चेत सिंह को मालूम पड़ा कि जिसे वह बहू समझकर घर ले आया है वह तो राजकुमारी चंद्रा है। कमला ने पूछा, इसके बाद? रमेश ने कहा कि मैं यहीं तक जानता हूँ, इसके आगे नहीं जानता कि आगे क्या हुआ। कमला बोली, नहीं, यह ना होगा, इसके आगे क्या हुआ वह कहो। रमेश बोला, मैं सच कहता हूँ, जिस पुस्तक में यह कहानी पड़ी है उसमें अंतिम अध्याय था ही नहीं। कमला ने क्रोध से कहा, तुम बड़े वैसे हो, कहानी का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। रमेश बोला, तुम उस पुस्तक पर नाराज हो? मैं पूछता हूँ कि चंद्रा के साथ अब चेत सिंह कैसे व्यवहार करेगा। कमला सोचने लगी। बहुत देर बाद बोली, मेरी समझ में तो कुछ आता ही नहीं। रमेश ने कहा, क्या चेत सिंह चंद्रा से सब बातें कहेगा? कमला ने कहा, तुमने ठीक से कहानी न कहे सब गोलमोल कर दिया। कुछ देर ठहर कर रमेश ने कहा, अच्छा कमला, यदि मैं चेत सिंह हूँ और तुम चंद्रा हो। कमला बोली, तुम ऐसी बात मुझसे न कहो, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। रमेश बोला, नहीं, तुम्हें कहना ही पड़ेगा। यदि ऐसा हो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है और मेरा क्या कर्तव्य है? कमला इस बात का कोई उत्तर ना दे कुर्सी छोड़कर तेजी से चली गई। उसने उमेश के कमरे में बैठकर उमेश से पूछा, उमेश, तूने भूत देखा है? उमेश ने कहा, देखा है। यह सुन कमला एक मूढ़े पर बैठ गई और कहा, कैसे देखा था, बताओ। कमला के चले जाने पर रमेश ने उसे नहीं बुलाया। चंद्रमा का टुकड़ा उसकी आंखों के सामने घने बांस के जंगल की ओट में अदृश्य हो गया। डेक की रोशनी बुझाकर खलासी नीचे भोजन और विश्राम के लिए चले गए थे। पहले और दूसरे दर्जे में कोई यात्री नहीं था। तीसरी श्रेणी के अधिकांश यात्री भोजनादि बनाने के लिए रेती में उतर गए थे। किनारे अंधकारपूर्ण थे। समीप के बाजार की रोशनी दिखाई दे रही थी। गंगा की धारा से स्टीमर कंपित हो रहा था। इस अपरिचित प्रदेश में रमेश ने अपने कर्तव्य की समस्या हल करने की चेष्टा की। वह समझ गया कि हेम या कमला में किसी एक को विसर्जन करना पड़ेगा। दोनों की रक्षा करते हुए चलने का कोई उपाय नहीं है। हेम को क्या है, अब भी वह और किसी से विवाह कर सकती है, लेकिन कमला को त्यागने से उसके लिए और कोई उपाय नहीं। मनुष्य के स्वार्थ का अंत नहीं। हेम रमेश को भूल सकती है, उसकी रक्षा का उपाय है। तब भी रमेश को धीरज नहीं हुआ, बल्कि उसकी अधीरता और दूनी हो गई।
उसे लगा कि हेम उसके सामने से हटकर सदा के लिए बेकाबू होती जा रही है। अभी उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ा जा सकता है। हथेलियों पर वह अपना मुंह रखकर सोचने लगा। जब सियार और कुत्ते भौंके तब रमेश ने चौंक कर देखा। कमला अंधकार में डेक की रेलिंग पकड़े खड़ी है। रमेश ने उसके पास जाकर कहा, तुम अभी सोई नहीं? रात तो काफी हो चुकी है। कमला ने पूछा, तुम न सोओगे? रमेश बोला, मैं अभी सोऊंगा। पूर्व के कमरे में मेरा बिछौना हो गया है, तुम देर ना करो। कमला धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। वह रमेश से कह ना सकी कि उसने भूत की कहानी सुनी, तब से वह डर गई है। कमला को अनिच्छा से पैर बढ़ाते देख रमेश को चोट पहुंची। उसने कहा, डरो नहीं, तुम्हारे कमरे के पास ही मेरा कमरा है, मैं बीच का दरवाजा खोला रखूंगा। कमला ने साहस से कहा, मैं डरूं किस लिए? रमेश अपने कमरे में जा सो रहा। मन ही मन उसने सोचा कि कमला को परित्याग करने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हेम को विदा करूं। अब दुविधा में रहना ठीक नहीं। रमेश सोचने लगा कि हेम को विदा करने में बहुत सी बातों को विदा करना पड़ेगा। वह पड़ा न रह सका, उठकर बाहर आया। रात के अंधेरे में एक बार उसे ऐसा मालूम पड़ा कि उसके जीवन का सब धिक्कार शमशान के भस्म की चिरधैर्यमयी धरती में मिलकर सदा के लिए नीरव हो गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।